क्लास 9th सोशल साइंस पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 व्हाट इज डेमोक्रेसी वाई इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होती है और डेमोक्रेसी क्यों है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है प्रजातंत्र, मतलब लोगों की सरकार जो लोग चुनते हैं, खुद चुनते हैं, अपने लिए चुनते हैं, दैट इज डेमोक्रेसी। तो व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। एक ऐसी गवर्नमेंट है जहां पर जो रूलर्स है, जो राजा है, जो उनकी व्यवस्था को चलाएगा, वो लोग खुद चुनते हैं, वो डेमोक्रेसी होती है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। पीपल चूज देयर गवर्नमेंट बाय इलेक्शन। अब पीपल अपने लीडर को कैसे चुनते हैं? बाय इलेक्शन, चुनाव होते हैं, इलेक्शंस होते हैं। इन दिस वे इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसीलिए ये दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से अलग है। दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स क्या आती थी पहले? जब चलती थी सामंतवादी सरकार चलती थी, पूंजीवादी सरकार से, कैपिटल गवर्नमेंट चलती थी, तो उससे अलग है ये डेमोक्रेसी गवर्नमेंट, जो उससे अलग है। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट जो होती है लोगों से चलती है, मतलब उसमें जो लोग होते हैं अपना लीडर खुद चुनते हैं। तो डेमोक्रेसी का सीधा मतलब है लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा सरकार, गवर्नमेंट बाय पीपल एंड गवर्नमेंट टू फॉर पीपल, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा, दैट इज डेमोक्रेसी। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स हैं कुछ। सम एग्जांपल्स ऑफ हाउ डेमोक्रेसी इज डिफरेंट आर। डेमोक्रेसी डिफरेंट कैसे है? प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी का हिंदी में मीनिंग होता है प्रजातंत्र, लोकतंत्र भी बोलते हैं, प्रजातंत्र या लोकतंत्र। ये दूसरी सरकारों से अलग कैसे है? इन म्यांमार देयर इज अ आर्मी रूल। म्यांमार एक राज्य है, ठीक है, जिसमें आर्मी रूल चलता है। द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। वहां पर भी रूलर्स जो होते हैं, रूलर्स आर नॉट इलेक्टेड बाय पीपल। वहां के जो रूलर्स होते हैं लोग नहीं चुनते। पीपल हैड नो रूल इन चूजिंग द गवर्नमेंट। उसमें गवर्नमेंट को चूज करने में पीपल का कोई रोल नहीं होता। जो म्यांमार में सरकार है वहां पर आर्मी रूल है, वहां पर लोगों का कोई रोल नहीं होता सरकार को चुनने में। डिक्टेटर लाइक ऑगस्टो पिनोचेट ऑफ चिले। चिले एक जगह का नाम है जिसका एक रूलर था जिसका नाम था अगस्टे पिनोचेट। नॉट इलेक्टेड बाय पीपल, उसको लोगों ने नहीं चुना था। इन मोनार्चीज सच एज सऊदी अरेबिया द किंग इज अ रूलर नॉट बिकॉज द पीपल हैव चूजन। मोनार्चीज के अंदर सऊदी अरेबिया, अगर सऊदी अरेबिया में देखें तो वहां पर एक राजा होता है, लेकिन वो लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता, बट बिकॉज दे आर बोर्न इन रॉयल फैमिली। वो इसलिए राजा होते हैं क्योंकि वो राजशाही परिवार में पैदा होते हैं, वो राजा के यहाँ पैदा होते हैं, इसीलिए वो राजा होते हैं। दे आर किंग बाय बर्थ नॉट बिकॉज दे चूजन बाय पीपल। वो इसलिए राजा नहीं होते क्योंकि लोगों ने उन्हें चुना है, वो इसलिए राजा होते हैं क्योंकि वो राज परिवार में पैदा होते हैं। ठीक है, दैट इज वाई डेमोक्रेसी इज डिफरेंट। डेमोक्रेसी इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी फीचर्स क्या होते हैं? फीचर्स का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स। डेमोक्रेसी की विशेषताएं क्या क्या है? हिंदी में अगर हम पढ़े तो डेमोक्रेसी की विशेषताएं क्या क्या है, लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है। द डेमोक्रेसी हैज फॉलोइंग फीचर्स। कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे पहला फीचर है रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल हु टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। जो रूलर, जिसको हमने लीडर बनाया है, जो सारे डिसीजन ले रहा है, वो जो लीडर है वो लोगों ने चुना है। वो बाय बर्थ लीडर नहीं है, उसको लोगों ने चुना है, इसीलिए वो लीडर है और वही लीडर सारे डिसीजन लेता है। जैसे आज की टाइम में हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह मोदी हैं, वो इसलिए प्राइम मिनिस्टर है क्योंकि हमने उन्हें चुना है, कि लोगों ने उन्हें इलेक्शन में जितवाया है। हमारे चीफ मिनिस्टर हैं केजरीवाल, वो इसलिए चीफ मिनिस्टर है क्योंकि हमने उन्हें चुना है, हमने उन्हें इलेक्शन में जिताया, लोगों ने उन्हें इलेक्शन में जिताया। तो यहाँ पर रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल हु टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। एक लीडर जो सारे मेजर डिसीजन ले रहा है, उसको किसने चुना है? लोगों ने चुना है, पीपल ने चुना है। इलेक्शन ऑफर अ चॉइस, अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज देयर करंट रूलर्स। अगर कोई रूलर ठीक से काम नहीं कर रहा तो यहाँ पर लोगों के पास चॉइस होती है, लोग चाहे तो अपने रूलर को किसी भी इलेक्शन में चेंज कर सकते हैं। वैसे तो क्या होता है 5 ईयर्स में रूलर्स हमारे चेंज होते हैं, लेकिन कोई अगर रूलर सही से काम नहीं कर रहा है तो आपातकाल की स्थिति आती है, उस कंडीशन में भी जो लोग हैं अपने रूलर्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन इक्वल बेसिस। सभी लोगों के पास ये जो अपॉर्चुनिटी होती है वो इक्वल होती है। सभी के वोट की कीमत होती है, सभी के वोट की जो कॉस्ट होती है। कोई एक इंसान अपने वोट से सरकार को पलट सकता है। ठीक है, इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द इलेक्टेड लीडर हैव टू बी सम फंक्शंस एंड रिस्पेक्टेड सम राइट ऑफ सिटीजंस। ये ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, जिनको हमने चुना है, वो लीडर्स जिनको हमने चुना है उन्हें कुछ काम करने होते हैं, क्योंकि वो हमारे जिन्होंने उन्हें चुना है उन सिटीजन्स के अधिकारों की रक्षा करने के लिए उन्हें कुछ काम करने पड़ते हैं। अगर वो हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए काम नहीं करेंगे तो नेक्स्ट इलेक्शन में हम उन लीडर्स को चेंज कर सकते हैं। ये पावर होती है लोगों के पास, ठीक है, आम पब्लिक के पास।
तो द गिवन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द फॉलोइंग एग्जांपल। अब इसको हम समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कि हम इन फीचर्स को समझ पाए। मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, जो इलेक्टेड लीडर जिसको हमने चुना है उसके मेजर डिसीजन क्या होते हैं, वो कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्णय ले सकता है, कौन कौन से डिसीजन वो ले सकते हैं। जनरल मुशर्रफ आर रूल ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1999 विल गिव अस अ इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। परवेज मुशर्रफ जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे थे 1990 से, उनसे हमें पता चलता है कि डेमोक्रेसी का एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या है। अगर ये पाकिस्तान का केस लिया गया है, यहाँ पर पाकिस्तान का एग्जाम्पल दिया गया है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेट अ मिलिट्री रिजाइम इन अक्टूबर 1999। मतलब परवेज मुशर्रफ थे जो आर्मी को, मिलिट्री को वो लीड कर रहे थे। कब? अक्टूबर 1999 में। He overthrew a democratically elected government and declared himself a chief executive of a country. Later he changed his designation to president. वहां पर उसने क्या किया? उसने डेमोक्रेसी को चेंज कर दिया। उसने कहा कि मैं अब यहाँ का चीफ हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव सिर्फ मैं हूँ। तो उसने अपना डेजिग्नेशन चेंज करके अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिया 1999 के अंदर। अब 2002 में क्या हुआ? इन 2002 ही ऑर्गेनाइज्ड अ रेफरेंडम इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम 5-year एक्सटेंशन। उसने एक रेफरेंडम घोषित कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया कंट्री के अंदर कि अब उसे 5 साल का एक्सटेंशन मिल गया है। 2002 में उसने ये घोषित कर दिया कि मैं 5 साल और प्रेसिडेंट रहूंगा। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी मीडिया एंड ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन द रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन फ्रॉड। मतलब जो उन्होंने चेंज किया था वो फ्रॉड के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, उन्होंने फ्रॉड किया, वो अपने आप को राष्ट्रपति अगले 5 साल के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ये गलत है। इन अगस्त 2002 मुशर्रफ इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। तो उसने क्या किया? 2002 में मुशर्रफ ने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर किया दैट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? संविधान होता है जिसमें सारे लॉ एंड ऑर्डर्स होते हैं। तो उसमें उसने कुछ चेंज करके ये ऑर्डर किया। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर के अनुसार उन्होंने क्या कहा? द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज। प्रेसिडेंट्स के पास, प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति, उसके पास ये अधिकार है कि वो किसी भी असेंबली को स्थगित कर सकता है, चेंज कर सकता है। प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। द वर्क ऑफ सिविलियन कैबिनेट वाज सरप्राइज्ड बाय अ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। तो जो सिविलियंस थे, सिविलियन कैबिनेट थी, वो सरप्राइज हो गए उनके इस काम से। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैड सम पावर। जो इसको हम रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं उसकी कुछ पावर्स होती हैं, बट द फाइनल पावर वाज इन द हैंड ऑफ मिलिट्री ऑफिसर्स। जो फाइनल पावर होती है किसके पास होती है? मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ। तो उसने ये घोषित कर दिया कि जो फाइनल पावर होगी वो या तो मिलिट्री ऑफिसर्स के हाथ में होगी या उसके खुद के हाथ में होगी। किसके हाथ में? जनरल मुशर्रफ के हाथ में। दिस कंडीशन कैन नॉट बी टर्म्ड एज पीपल रूल। इस कंडीशन को हम लोगों की सरकार नहीं कह सकते। तो ये डेमोक्रेसी नहीं है, इट इज नॉट अ डेमोक्रेसी। From this, the first feature of democracy is clear that in democracy, the final decision-making power must rest with those people who are elected. मतलब डेमोक्रेसी का सीधा मतलब यही है कि जो फाइनल पावर होगी वो लोगों के हाथ में होगी जिन्होंने सरकार बनाई है, जिन्होंने सरकार को चूज किया, जिसने अपना लीडर चूज किया। फाइनल पावर उन्हीं लोगों के हाथ में होगी, उस लीडर के हाथ में नहीं होगी। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का पहला मतलब ये हो गया। अब नेक्स्ट आता है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। इलेक्टोरल कंपटीशन मतलब क्या होता है? जो लोग खड़े होते हैं, जो इलेक्शन में खड़े होते हैं, उनको बोलते हैं इलेक्टोरल। उस कंपटीशन के अंदर फेयर चांस सबको मिलना चाहिए। गवर्नमेंट किसी को भी चूज, मतलब लोग जो है किसी को भी चूज कर सकते हैं, सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। दिस फीचर ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द केस ऑफ चाइना एंड मैक्सिको। इसको हम समझने के लिए चाइना और मैक्सिको केस को पढ़ सकते हैं। केस ऑफ चाइना, आप चाइना का केस पढ़ते। चाइना का केस क्या था? द मेंबर ऑफ चाइना पार्लियामेंट कॉल्ड क्वेंगियो रैनमिन डेबियो डोही, इसको बोलते हैं नेशनल पीपल कांग्रेस। ये पूरी गवर्नमेंट का नाम था नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ठीक है, आर इलेक्टेड बाय पीपल आफ्टर एवरी 5 ईयर। ये वो गवर्नमेंट थी जिसको हर 5 साल में लोग चुनते थे। ये चाइना का केस है। ठीक है, द नेशनल पीपल कांग्रेस हैज अ पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री। तो नेशनल पीपल कांग्रेस थी, उसके पास पावर थी कि वो कंट्री के प्रेसिडेंट को चूज कर सकती है, कंट्री के राष्ट्रपति को वो चूज कर सकती है। ठीक है, द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज नियरली 3000 मेंबर्स। कितने मेंबर्स थे? 3000 मेंबर्स थे फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। पूरे चाइना में उसके मेंबर्स कितने थे? 3000। सम मेंबर आर इलेक्टेड बाय आर्मी। उसमें 3000 में से कुछ मेंबर ऐसे थे जिनको आर्मी चूज करती थी। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस अ कैंडिडेट नीड द अप्रूवल ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। किसी को अगर इलेक्शन में खड़ा होना है तो उसे किसका अप्रूवल चाहिए था? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का चाहिए था, जो वहां पर सबसे ज्यादा पावरफुल है।
Only its members and member of 8 smaller party associated with the communist party are allowed to contest only. मतलब इलेक्शन में वही लोग खड़े कर सकते हैं जिनको कम्युनिस्ट पार्टी अलाउ करती है। तो ये तो हो गया इन केस ऑफ चाइना। इन केस ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको में क्या था, मैक्सिको बिकम इंडिपेंडेंट इन 1930। इंपॉर्टेंट है, मैक्सिको तो जो था 1930 के अंदर आजाद हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था। इट होल्ड इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 ईयर टू इलेक्ट इट प्रेसिडेंट। इसमें हर 6 साल में इलेक्शन होता था, अपने प्रेसिडेंट को चूज करने के लिए हर 6 साल में इलेक्शन होता था। इट हैज नेवर बीन अंडर मिलिट्री और डिक्टेटरेट रूल। इसमें कभी भी प्रेसिडेंट रूल लागू नहीं हुआ। प्रेसिडेंट रूल लागू कब होता है, जब गवर्नमेंट फेल हो जाती है, उस टाइम पे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। प्रेसिडेंट रूल तब लागू होता है जब गवर्नमेंट फेल होती है। तो यहाँ पर कभी भी मिलिट्री शासन, कभी भी प्रेसिडेंट रूल लागू नहीं हुआ। कहाँ पर, मैक्सिको के अंदर। बट टिल 2000 ऑल द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आर वॉन बाय द PRI। 2000 तक सारे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो जीते थे वो किसने जीते थे, PRI। ये इनकी एक पार्टी थी जिसका नाम था इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी PRI। अपोजिशन पार्टी कंटेस्टेड बट नेवर मैनेज टू विन। अपोजिशन पार्टी लड़ती थी इलेक्शन में लेकिन कभी जीत नहीं पाई। PR यूज्ड टू डर्टी ट्रिक्स टू विन द इलेक्शन। अब PRI जो थी वो इलेक्शन जीतने के लिए गैर कानूनी काम भी करती थी, गलत काम भी करती थी इलेक्शन जीतने के लिए। PRI यूज्ड डर्टी ट्रिक्स टू विन द इलेक्शन लाइक फोर्सिंग पीपल टू वोट। मतलब लोगों को फोर्स करते थे कि तुम्हें PRI को ही वोट करना है। फॉर PRI शिफ्टिंग पोलिंग बूथ्स आर लास्ट मिनट। PRI के लिए लास्ट मिनट में पोलिंग बूथ तक चेंज कर दिए जाते थे ताकि PRI के अलावा कोई और ना जीते। इन बोथ द केसेस ऑफ चाइना एंड मैक्सिको इलेक्शन डज नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस। दोनों केस के अंदर अगर हम देखें तो वहां पर क्या थी, पावरफुल कौन थी, कम्युनिस्ट पार्टी। उन्हीं के लोग इलेक्शन जीतते थे, तो वहां पर लोगों का तो कोई रूल बची ही नहीं। और दूसरा यहाँ पर क्या था, PRI को जिताने के लिए कोई भी मेथड यूज कर रहे थे, तो यहाँ पर भी लोगों की नहीं चल रही। तो इन बोथ केसेस ऑफ चाइना एंड मैक्सिको इलेक्शन डज नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस। पीपल के पास कोई चॉइस नहीं थी। चाइना के अंदर उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी के नेता को ही चूज करना था और मैक्सिको के अंदर PRI को ही चूज करना था। तो लोगों का रोल खत्म हो गया। दीज आर नॉट फेयर इलेक्शन। को फेयर इलेक्शन नहीं कह सकते। होल्डिंग इलेक्शन ऑफ एनी काइंड इज नॉट सफिशिएंट। यहाँ पर किसी भी तरीके का जो इलेक्शन अगर हम कर भी रहे हैं तो वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि वहां पर पता ही है जीतना किसको है, सरकार किसकी बननी है। Thus another feature of democracy is that democracy must be based on free and fair election। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, वहां पर फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए। कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है और कोई भी किसी को चूज कर सकता है, किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। चाइना में क्या था, लोगों के ऊपर प्रेशर था कि तुम्हें उन्हीं लोग, वहां पर जो लीडर थे वो थे जो कम्युनिस्ट पार्टी के ही थे, तो इलेक्शन वही लड़ रहे कम्युनिस्ट पार्टी वाले। लेकिन मैक्सिमम में क्या था, लोगों पर प्रेशर था कि तुम्हें उन्हीं लोगों को वोट करना है। तो दोनों कंडीशन वहां पूरी नहीं हो रही थी ना। तो डेमोक्रेसी का दूसरा फीचर क्या हो गया, डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर चूज करेंटली इन पावर हैव फेयर चांस ऑफ लूजिंग। मतलब जो भी लोग इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं वो जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। ठीक है, फेयर चांस मिलना चाहिए। समझ गए, दो फीचर्स हो गए। इसके बाद है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। एक पर्सन एक ही वोट कर सकता है और उसके वोट की वैल्यू है। The principle of universal adult franchise is accepted all over the world। Principle of universal adult franchise is universal adult franchise क्या होती है कि जो व्यक्ति सरकार चुन सकता है वो अडल्ट है, जिसको वोट देने का अधिकार है वो अडल्ट है, उसको पूरे संसार में माना जाएगा, पूरे वर्ल्ड के अंदर माना जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। However, there are many examples which denies the equal right to vote। और यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर इक्वल राइट टू वोट सबको नहीं मिलता। अब एग्जांपल दे रखा है, इन सऊदी अरेबिया टिल 2015 वुमेन डू नॉट हैव द राइट टू वोट। सऊदी अरेबिया के अंदर 2015 तक औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। एस्टोनिया हैज मेड इट सिटीजनशिप रूल इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड डिफिकल्ट टू गेट राइट टू वोट। एस्टोनिया में ये था, जो लोग रशियन फैमिली से बिलोंग करते हैं उन लोगों को वोट का राइट नहीं था। रशियन लोगों को वोट का राइट नहीं था। कहां पर, एस्टोनिया के अंदर। इन फिजी के अंदर देखते हैं तो इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजिनस फिजिशियन हैज मोर वैल्यू दैट ऑफ एन इंडियन फिजिशियंस। मतलब फिजी के अंदर ये था, जो इंडोनेशिया से बिलोंग करते हैं उनके वोट की वैल्यू ज्यादा होगी। तो यहाँ पर भी फेयर नहीं था। डेमोक्रेसी इज बेस्ड एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। डेमोक्रेसी हमेशा बेस करती है कि सभी पॉलिटिकल इक्वल है, पॉलिटिकली सभी लोगों को इक्वल अधिकार प्राप्त है, इक्वल राइट्स प्राप्त हैं। दिस गिव्स अ थर्ड फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये तीसरा फीचर हो गया। दैट इज क्या, तीसरा फीचर क्या हो गया, इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन, जो भी अडल्ट सिटीजन है
मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। हर सिटीजन के पास एक वोट है और उसके वोट की इक्वल वैल्यू है। तो ये तीसरी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। ठीक है, अब तक हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी। तीनों कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या थी? पहली कैरेक्टरिस्टिक थी हमारी डेमोक्रेसी, द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज पीपल हु आर इलेक्टेड। मतलब डेमोक्रेसी में सारी पावर किसके हाथ में है? जो जिसको इलेक्ट किया गया है और जिसने इलेक्ट किया है। दूसरी फीचर क्या था? डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चेंज ऑफ लूजिंग। मतलब वो लूज भी कर सकते हैं और सही से काम नहीं करेंगे तो वो चेंज भी हो सकते हैं। तीसरी क्या थी? इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। हर जो एडल्ट सिटीजन है उसके पास वोट का अधिकार है और उसके वोट की बराबर वैल्यू है। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स। दूसरा, एक लॉ का रूल होता है, कानून जो उसका लॉ होता है, उसके किसी की भी राइट्स की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अधिकारों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। केस ऑफ जिम्बाब्वे, यहाँ पर जिम्बाब्वे का केस दिया है। जिम्बाब्वे अटेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल्स इन 1980। वाइट माइनॉरिटी मतलब वहाँ पर गोरे लोगों का अधिकार था, तो वहाँ पर उन्हें आज़ादी मिली 1980 के अंदर। फ्रॉम देन ऑनवर्ड द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय द पार्टी। तब से लेके अब तक वहाँ पर एक पार्टी का रूल है, जानू PF, विच लेड द फ्रीडम स्ट्रगल, जिसने फ्रीडम स्ट्रगल को लेड किया था, मतलब आज़ादी की लड़ाई को, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व किया था वो था जानू PF। वो पार्टी थी, वो तब से अब तक राज कर रही है इंडिपेंडेंट के बाद से। द पार्टी लीडर रॉबर्ट मुगाबे, रॉबर्ट मुगाबे वहाँ का लीडर है। हैज़ बीन द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। जब से वो कंट्री आज़ाद हुई, जब से जिम्बाब्वे आज़ाद हुआ, तब से प्रेसिडेंट कौन है वहाँ का? रॉबर्ट मुगाबे। ठीक है, इलेक्शन आर ऑलवेज वॉन बाय दिस पार्टी थ्रू वायलेंस एंड हरासमेंट ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल्स वर्कर्स एंड जर्नलिस्ट। वो क्या करते हैं? अपनी ताकत से तब से लेकर आज तक इलेक्शन जीतते आए हैं और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को वो हैरास करते हैं, उनकी कमजोरियों का फ़ायदा उठाते हैं। तब से आज तक वही जीतते हैं, इसीलिए रॉबर्ट मुगाबे जो है आज तक प्रेसिडेंट है। प्रोटेस्ट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट वर इलीगल। प्रेसिडेंट के अगर अगेंस्ट कोई प्रोटेस्ट करता है तो वहाँ पर वो गैर कानूनी है। एंड द गवर्नमेंट डज नॉट कंसिडर कोर्ट जजमेंट विच वर अगेंस्ट इट। अगर कोर्ट ने भी उसके खिलाफ जजमेंट दे दी, प्रेसिडेंट के खिलाफ जजमेंट दे दी, तो भी वहाँ की सरकार को वो मान्य नहीं है, वो लोग नहीं मानते उस चीज़ को। दस देयर इज नो रूल ऑफ लॉ एंड सिटीजन राइट आर नॉट रिस्पेक्टेड। इसीलिए वहाँ पर ना तो कोई कानून है, ना ही जो वहाँ के नागरिक है उनके डिसीजंस की कोई रिस्पेक्ट है। रॉबर्ट मुगाबे वॉज पोस्ट आउट फ्रॉम ऑफिस इन 2017। उसको वहाँ से कब हटाया गया? 2017 के अंदर रॉबर्ट मुगाबे को फोर्सफुली हटा दिया गया। द स्टेट शुड रिस्पेक्ट द बेसिक राइट ऑफ सिटीजन। कोई भी स्टेट है, कोई भी राज्य है, उसे अपने सिटीजन, अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। लाइक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू प्रोटेस्ट एंड फ्रीडम टू पॉलिटिकल एक्शन। अब कौन कौन से अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए? फ्रीडम टू एक्सप्रेशन, अपने विचार व्यक्त करना। फ्रीडम टू एक्सप्रेशन मतलब क्या? अपने विचार, कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त कर सकता है। फ्रीडम टू प्रोटेस्ट, अगर कोई चीज़ गलत है तो वो उसके खिलाफ लड़ सकता है, फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट। फ्रीडम टू टेक पॉलिटिकल डिसीजंस, अगर वो चाहता है तो वो पॉलिटिकल डिसीजन भी ले सकता है। ये इन अधिकारों की रक्षा किसी भी स्टेट के अंदर, किसी भी राज्य के अंदर इन अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। फर्दर दिस राइट शुड बी प्रोटेक्टेड बाय द जुडिशरी हु ऑर्डर शुड बी ओबेड बाय ऑल। अभी जो राइट्स हैं, दीज राइट्स शुड बी प्रोटेक्टेड बाय जुडिशरी। इसको कौन? जो हमारी जुडिशरी है, जो भी हमारा न्याय तंत्र है। जुडिशरी मतलब क्या होता है? न्याय तंत्र। जो भी हमारा न्याय तंत्र है उसको इन अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, और उसी जुडिशरी के जो ऑर्डर्स हैं सबको मानने चाहिए। ठीक है, देयर आर सम कंडीशन दैट अप्लाई टू वे अ गवर्नमेंट इन रन आफ्टर द इलेक्शन। अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं जो अप्लाई होती है गवर्नमेंट के ऊपर, जो बाद में इलेक्शन के बाद में जो गवर्नमेंट पावर में आती है उसके ऊपर कुछ कंडीशंस लागू होती हैं। क्या क्या कंडीशंस हैं? अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू वट एवर इट लाइक्स। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो काम नहीं कर सकती जो उन्हें पसंद है, जो वो चाहते हैं वो काम नहीं कर सकते, सिंपली बिकॉज इट वॉन्ट एन इलेक्शन। मतलब अगर वो इलेक्शन जीते तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी मनमर्जी चलाएंगे। ठीक है, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू वट एवर इट लाइक्स। वो काम नहीं कर सकती जो उसे पसंद है, सिर्फ इसलिए कि वो इलेक्शन जीते हैं तो वो काम नहीं कर सकती। इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स। उसे कुछ बेसिक रूल फॉलो करने पड़ते हैं। और वी कैन से इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम गारंटीज टू द माइनॉरिटीज। उन्हें उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है जिसमें कुछ माइनॉरिटीज का मतलब होता है जो कम संख्या के लोग होते हैं। जैसे इंडिया के अंदर मुस्लिम है, वो माइनॉरिटीज़ है। ठीक है, SC ST है, वो माइनॉरिटीज़ है। उन लोगों के अधिकारों की रक्षा करना इनका फर्ज होता है, इनका हक, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ईच ऑफ देम आर अकाउंटेबल नॉट ओनली टू द पीपल। ये खाली लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं होता। अकाउंटेबल मतलब क्या होता है? जवाबदेही।
अगर कोई काम कर रहे हो तो उसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा, सही हुआ तो क्यों हुआ, गलत हुआ तो क्यों हुआ। तो वो अकाउंटेबल है उन लोगों के प्रति, बट ऑल्सो टू अदर इंडिपेंडेंट ऑफिसर, मतलब लोगों के प्रति तो अकाउंटेबल है ही, और दूसरे ऑफिशियल्स को भी उन्हें जवाब देना पड़ता है। अगर कोई डिसीजन लिया है, अगर उससे कुछ गलत हो गया तो उसकी जवाबदेही उन लोगों की भी जिन्होंने वो डिसीजन लिया है। ठीक है। दस अनदर फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, अब यहाँ पर एक और डेमोक्रेसी का फीचर आ गया, चौथा फीचर आ गया ये, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन लिमिट्स। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो रूल होता है वो उसकी कुछ लिमिट्स होती हैं, सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट, जिसमें किसका अधिकार होता है, उन्हें संविधान के अकॉर्डिंग और अपने नागरिकों के अधिकार के अकॉर्डिंग लिमिटेशंस है उनके पास। ठीक है, वो अपनी मनमानी तरीके से राज्य नहीं चला सकते। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन लिमिट्स, उनका रूल जो होता है लिमिट्स के अंदर होता है, सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन। वो लिमिट कौन सेट करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संविधान के कानून, और दूसरा सिटीजन्स राइट्स, नागरिकों के अधिकार। उन दोनों की उन्हें रक्षा करनी पड़ती है, उन दोनों को देख करके वो डिसीजंस ले सकते हैं। तो ये थी हमारी डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी के फीचर्स। ओके, अब व्हाई इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए। हमने पढ़ा व्हाट इज डेमोक्रेसी, नाउ व्हाई इज डेमोक्रेसी। तो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, कुछ आर्ग्यूमेंट है डेमोक्रेसी के अगेंस्ट कि डेमोक्रेसी में क्या क्या कमियां हैं, क्यों नहीं होनी चाहिए। पहला है लीडर कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, लीडर चेंज होते रहते हैं, कभी कोई अच्छा लीडर रहता है, कभी कोई बुरा लीडर रहता है। दिस लीड टू इंस्टेबिलिटी, इससे क्या होता है, सरकार के अंदर इंस्टेबिलिटी पैदा होती है। सही है। सेकेंड है डेमोक्रेसी इन ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। डेमोक्रेसी क्या है, एक पॉलिटिकल कंपटीशन है, राजनीतिक प्रतियोगिता है, पॉलिटिकल कंपटीशन है, एंड पावर प्ले, और यहाँ पर पावर का खेल है, जिसके पास ज्यादा पावर है वही इलेक्शन जीतेगा। देयर इज नो स्कोप ऑफ मॉरलिटी, यहाँ पर मॉरलिटी का कोई स्कोप नहीं है, मतलब कोई सीधे तरीके से इलेक्शन नहीं जीत सकता। थर्ड है मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में बहुत सारे लोग होते हैं, विच लीड टू अननेसेसरी डिले। डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, कोई भी डिसीजन लेना तो उसे कई स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है, तो डिसीजन लेने में देरी हो सकती है। ठीक है। फोर्थ है इलेक्टेड लीडर डू नॉट ऑलवेज नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल विच लीड टू बैड डिसीजंस। मतलब सारे लीडर्स जिसको हमने चुना है, जो गवर्नमेंट जो लोग चुनते हैं, वो सारे कैपेबल नहीं हो सकते। जरूरी नहीं है कि वो इतने कैपेबल है कि वो सारे सही डिसीजन लेंगे। कई बार क्या होते हैं, वो कुछ गलत डिसीजन भी ले लेते हैं, कई बार हम गलत लीडर को भी जितवा देते हैं। ठीक है। फिफ्थ है डेमोक्रेसी लीड टू करप्शन। डेमोक्रेसी से क्या होता है, करप्शन को बढ़ावा मिलता है, एज इट बेस्ड ऑन द इलेक्टोरल कंपटीशन। इलेक्टोरल कंपटीशन है तो वहाँ पर क्या होता है, रिश्वत दे के लोगों से वोट खरीद लिए जाते हैं, किसी को शराब देकर वोट खरीद लिया, किसी को पैसे देकर वोट खरीद लिया, किसी को जॉब देकर वोट खरीद लिया, तो यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से वो वोट जीत जाते हैं, इलेक्शन जीत जाते हैं। सिक्स्थ है ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, सो दे मे नॉट बी एबल टू डिसाइड एनीथिंग प्रॉपरली। जो आम जनता है, एक मजदूर है, उसको वोट का अधिकार है, अब उसको थोड़ा ना पता है कौन सा इंसान सही है कौन सा इंसान गलत है, वो तो अपना वोट दे के आएगा, लेकिन वो सही इंसान चुनने में कैपेबल नहीं है, लेकिन कीमत उसके वोट की बराबर है, तो ये गलत चीज़ है इसके अंदर। सेवंथ है डेमोक्रेसी लीड टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप। डेमोक्रेसी की वजह से क्या होता है, लीडरशिप में बार बार चेंज होते हैं, हर 5 साल बाद गवर्नमेंट चेंज होती है। समटाइम दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजंस। कई बार क्या होता है, अब मान लो 5 साल के लिए कोई सरकार चुनी गई, उसकी सरकार खत्म होने और उसने कोई डिसीजन लिया और अगली बार कोई और आ गया, तो क्या हुआ, जो उसने डिसीजन लिया था वो काम तो हुआ ही नहीं, तो क्या होता है, डिसीजन डिले हो जाता है, एंड अफेक्टेड द गवर्नमेंट एफिशिएंसी। इससे गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को फर्क पड़ता है। एट है डेमोक्रेसी एंश्योर दैट पीपल कैन टेक देयर डिसीजंस। डेमोक्रेसी एंश्योर करती है कि पीपल अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, बट दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजन विल बी गुड। लेकिन ये गारंटी नहीं दे सकते उनके डिसीजन सही होंगे। आप जैसे दिल्ली के अंदर, दिल्ली का एग्जांपल ले लो, यहाँ पर आम आदमी पार्टी इसलिए जीतती है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे गरीबों को मतलब उन्होंने इम्प्रेस कर रखा है, फ्री बिजली देकर, फ्री पानी देकर, फ्री डीटीसी में ट्रैवल कराकर, तो वो लोग इसीलिए आम आदमी को चुनते हैं। वो ये नहीं देखते वो कैपेबल है या नहीं है, ठीक है, वो ये नहीं देखते वो कैपेबल है नहीं है, तो जो आम पब्लिक होती है उसको अपने फायदे से मतलब होता है, तो जरूरी नहीं है कि वो एक सही सरकार चुन सकते हैं। पीपल कैन मेक मिस्टेक्स, लोग जो है गलती भी कर सकते हैं। द अबव मेंशन्ड आर्ग्यूमेंट शो द डेमोक्रेसी मे नॉट बी आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये सारे पॉइंट देखे तो हमें ये समझ में आता है कि जो डेमोक्रेसी है वो एक सही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। तो ये थोड़ा आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्यों नहीं होनी चाहिए, ये उसके पॉइंट्स हैं। अब आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए उसके फेवर में पॉइंट पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी जो है दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा बेटर है,
क्यों बेटर है? इट रिस्पॉन्डिंग टू नीड ऑफ द पीपल, क्योंकि लोग अपने लिए चुनते हैं तो लोगों को पता होता है वो लोगों के लिए काम करते हैं, उन्हें पता है कि अगर उन्होंने लोगों के लिए काम नहीं किया तो अगली बार उन्हें चेंज कर दिया जाएगा। डेमोक्रेसी रिक्वायर दैट रूलर हैव टू अटेंड द नीड ऑफ पीपल, तो डेमोक्रेसी इंश्योर करती है कि जो भी रूलर, जो भी लीडर हमने चुना है वो लोगों के लिए काम करेगा। सेकेंड है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की ज़्यादा जवाबदेही होती है, उन्हें लोगों को जवाब देना पड़ता है कि वो क्या काम कर रहे हैं और क्यों काम कर रहे हैं। थर्ड है, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द कंसलेशन एंड डिस्कशन विच रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ टेकिंग हैस्टी एंड इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन, दस डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी जो होती है डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव कर देती है, क्योंकि उन्हें अपने हर डिसीजन का जवाब देना पड़ता है, ठीक है, हर डिसीजन को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि उन्होंने वो डिसीजन लिया क्यों है, ठीक है, तो इसीलिए ये क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करती है। फोर्थ है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद द डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अब समाज के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारे मतभेद हैं, मतलब सभी लोगों के विचार एक जैसे नहीं होते, तो डेमोक्रेसी एक अच्छा मेथड है उससे डील करने के लिए। ओनली इन अ डेमोक्रेसी डिफरेंट ग्रुप कैन लिव विद वन अनदर पीसफुली, खाली डेमोक्रेसी के अंदर ही अलग अलग सोच के लोग एक साथ शांतिपूर्वक रह सकते हैं। इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वेयर पीपल आर फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन एंड लैंग्वेज, डेमोक्रेसी कीप अवर कंट्री टुगेदर, तो डेमोक्रेसी ही हमारी कंट्री को एक साथ जोड़कर रख सकती है। अदर गवर्नमेंट होगी तो वो एक साथ जोड़कर नहीं रख पाएगी। मान लो प्रेसिडेंट रूल हो गया तो एक ही धर्म को लोगों को सपोर्ट करेगा, सभी लोगों को सपोर्ट नहीं करेगा, तो अगर पूरी कंट्री को जोड़कर रखना है तो उसके लिए डेमोक्रेसी नेसेसरी, ज़रूरी है। फिफ्थ है, डेमोक्रेसी एनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, डिग्निटी क्या होती है? उनका आत्मसम्मान, डिग्निटी क्या होती है? आत्मसम्मान, नागरिकों के आत्मसम्मान की रक्षा करती है। डेमोक्रेसी जो होती है नागरिकों के आत्मसम्मान की, डिग्निटी की रक्षा करती है। इन डेमोक्रेसी द पुअरेस्ट एंड लीस्ट एजुकेटेड हैव द सेम स्टेटस एंड रिच एज एजुकेटेड, मतलब यहाँ पर चाहे कोई गरीब से गरीब आदमी है और बहुत अमीर से अमीर आदमी है, दोनों के वोट की इक्वल वैल्यू है, ठीक है, दोनों के वोट की क्या है? इक्वल वैल्यू, बिकॉज डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी, डेमोक्रेसी सभी को पॉलिटिकली, राजनीतिक तरीके से सभी को बराबर मानती है। सिक्स्थ है, डेमोक्रेसी अलाउ अस टू करेक्ट आवर ओन मिस्टेक, डेमोक्रेसी क्या करती है? हमें अपनी गलती को सुधारने का मौका देती है। हमने मान लो एक गलत लीडर चूज कर भी लिया तो अगले 5 साल में हमारे पास फिर से मौका आएगा, हम दोबारा इलेक्शन होंगे, दोबारा वोट करेंगे तो हम उस गलत इंसान की जगह सही इंसान को चुन सकते हैं, ठीक है, तो डेमोक्रेसी मौका देती है कि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें। सेवंथ है, इन डेमोक्रेसी आइदर रूलर हैव टू चेंज देयर डिसीजन और रूलर कैन बी चेंज्ड, मतलब डेमोक्रेसी में हम जो डिसीजन लिए गए उनको भी डिसीजन को भी चेंज करा सकते हैं, अगर डिसीजन चेंज नहीं हो तो हम रूलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने हमारा चीफ मिनिस्टर उसने कोई गलत डिसीजन ले लिया, या तो वो उस डिसीजन को चेंज करेगा, नहीं तो लोगों के पास इतनी पावर है कि वो चीफ मिनिस्टर को भी चेंज कर सकते हैं। फ्रॉम द अबव आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी वी कैन कंक्लूड दैट डेमोक्रेसी कैन नॉट गिव अस एवरीथिंग, डेमोक्रेसी हमें सब कुछ नहीं दे सकती, बट इज क्लियरली बेटर देन द एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन ये क्लियर है कि डेमोक्रेसी जो है अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा बेटर है। इसमें हमें सब कुछ तो प्राप्त नहीं होता, लेकिन दूसरे लोगों से, दूसरी गवर्नमेंट से ज़्यादा बेटर है। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, अब डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग क्या होता है, मतलब इसकी बड़ी डेफिनेशन क्या हो सकती है? द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? हम एक ऐसा लीडर चूज करते हैं जो सभी लोगों को रिप्रेजेंट करता है, तो दैट इज रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट डेमोक्रेसी। इन दिस मेजॉरिटी ऑफ पीपल रूल्स थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, तो इस तरह की मेजॉरिटी, मतलब इस तरह की सरकार के अंदर जो रूलर्स होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो होते हैं जिनको जनता चूज करती है, जिनको लोग चूज करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल जिनको चूज करती है, ठीक है। दे बिकम नेसेसरी बिकॉज, वो जरूरी इसलिए है क्योंकि मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इज फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक कलेक्टिव डिसीजंस। ये मॉडर्न डेमोक्रेसी में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है। अब क्या होता है, अगर पूरे मोहल्ले को डिसीजन लेना हो तो सभी लोग तो मिलकर डिसीजन नहीं ले सकते ना, उसके लिए क्या करेंगे? एक लीडर को चूज करेंगे। गांव भी होते हैं, छोटे छोटे गांव भी होते हैं, तो वहाँ पर क्या होते हैं? पहले पंच होते हैं, पंचों के ऊपर कौन होते हैं? सरपंच होते हैं, ठीक है, तो एक लीडर चूज करना पड़ता है। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इज फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक कलेक्टिव डिसीजन, वो एक साथ बैठकर डिसीजन नहीं ले सकते, इसीलिए वो एक लीडर को चुनते हैं। द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम, the desire or skill to take part in all decisions, therefore represented or needed। अभी सभी लोगों के, सभी नागरिकों के पास ना तो इतना टाइम है,
ना उनके पास ऐसी स्किल है कि वो डिसीजन ले सकें, तो इसीलिए क्या करते हैं, वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए डेमोक्रेसी जरूरी है, इसीलिए एक लीडर को चुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, डेमोक्रेटिक डिसीजन किस प्रकार से लिए जाते हैं। ठीक है, लोकतंत्र में जो डिसीजन है वो कैसे लिए जाते हैं। अ डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व कंसल्टेशन विद एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज पीपल्स हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन। तो डेमोक्रेटिक डिसीजन वो होते हैं जिसमें उन सभी लोगों की सलाह ली जाती है जिनसे वो इफेक्ट होने वाले हैं। मतलब अगर हम डिसीजन ले रहे हैं, उससे जो लोग इफेक्टेड होने वाले हैं उनसे सलाह ली जाती है। ठीक है, पावरफुल एंड नॉन पावरफुल पीपल शुड हैव द सेम रोल इन टेकिंग डिसीजन। चाहे पावरफुल पीपल है, बहुत ज़्यादा रिच पर्सन है, बहुत ज़्यादा पुअर पर्सन है, तो दोनों की सलाह लेना जरूरी है अगर कोई हम डिसीजन ले रहे हैं तो। दिस कैन अप्लाई टू गवर्नमेंट और अ फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो रूल है ये किसी भी गवर्नमेंट पे भी लागू हो सकता है, किसी फैमिली पे भी लागू हो सकता है, और किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी लागू हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। Thus, democracy is a principle that can be applied to a sphere of life and can take many forms. तो डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी ऐसा ही है जैसे हमारी लाइफ के अलग अलग पड़ाव होते हैं, हमारी फैमिली के अलग अलग पड़ाव होते हैं, वैसे ही हमारी डेमोक्रेसी, वैसे ही हमारा लोकतंत्र है। इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले एन इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी में क्या होता है, हर सिटीजन किसी भी डिसीजन मेकिंग में इक्वली रोल प्ले कर सकते। मतलब अगर कोई रूल बनाना है, कोई कानून बनाना है, तो सभी लोगों की राय ली जाती है, सभी लोग वोट करते हैं, जिसके फेवर में ज़्यादा लोगों ने वोट किया वो डिसीजन मान्य होता है, तो सभी इक्वली रोल प्ले कर पाते हैं। फॉर दिस एन इक्वल राइट टू वोट इज़ नॉट सफिशिएंट। तो इसके लिए खाली इक्वल राइट टू वोट सफिशिएंट नहीं है। हमारी गवर्नमेंट में, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में क्या होता है, सभी को इक्वल राइट टू वोट है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। एवरी सिटीजन नीड टू हैव इक्वल इन्फॉर्मेशन। हमें वोट देने का तो अधिकार है, लेकिन हमें पहले प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी दी जानी चाहिए कि ये लीडर ऐसा है, ये लीडर ऐसा है, इसने ये काम किए हैं, इसने ये काम किए हैं। जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक हम सही नेता कैसे चुन पाएंगे। तो इक्वल वोट का राइट देना ठीक है, लेकिन उसके लिए इन्फॉर्मेशन देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डेमोक्रेसी का मेन पार्ट क्या है, इक्वल राइट टू वोट तो है ही, साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी दी जा रही है। एवरी सिटीजन नीड टू हैव इक्वल इन्फॉर्मेशन। हर सिटीजन को, हर नागरिक को पूरी इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिक एजुकेशन देना जरूरी है। बेसिक जो हमारी 5th तक की एजुकेशन है वो मिलनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इक्वल रिसोर्स एंड लॉट ऑफ कमिटमेंट, और उन्हें बराबर के रिसोर्सेज भी दिए जाने जरूरी है। ठीक है, सबको आगे बढ़ने का बराबर मौका मिलना चाहिए। ठीक है, बराबर। Every democracy has to try to realize the ideals of democratic decision making. Every democracy require a constant effort to save the strength democratic form to decision making. तो हर किसी के पास ये राइट होना चाहिए कि वो अपने डिसीजन की रक्षा भी कर सके। हमने सबको इक्वल राइट टू वोट तो दे दिया, लेकिन कोई फोर्स करके उनसे वोट करवा रहा है तो हमें उससे भी उसकी रक्षा करनी चाहिए, वो मन चाहा वोट कर सके, ये राइट भी उसको मिलना चाहिए। तो ये है वाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा डेमोक्रेसी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट।